गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है हमारे चैनल देसी कोडर 2.0 पे। इससे पहले वीडियो में हमने समझा था हमारा प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या होता है और प्रोसीजर प्रोग्रामिंग क्या होता है। इस वीडियो में हम समझेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, और उसी के साथ हमने आपके लिए एक नोट्स बनाया है, आप देख सकते हैं, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया है। फिर हम पढ़ेंगे 4 पिलर्स ऑफ ऊप के बारे में, जैसे कि इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस और अब्स्ट्रैक्शन के बारे में जानेंगे। फिर हमने लिखा है क्लास का डेफिनेशन यहाँ। फिर उसके कुछ एग्जाम्पल है जिसको हम कोड भी करके समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। समझते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आखिर क्या होता है। तो इसके लिए हम जीएफजी का डॉक्यूमेंटेशन रीड करेंगे और कुछ कुछ अपने नोट्स से भी देखेंगे। तो आइए, ये रहा डॉक्यूमेंटेशन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को लेकर। इसमें लिखा हुआ है कि एज द नेम सजेस्ट यूजेज ऑब्जेक्ट इन द प्रोग्रामिंग, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं हम। फिर है द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एम्स टू इम्प्लीमेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज लाइक इनहेरिटेंस, हाइडिंग एंड पॉलीमॉर्फिज्म। इनहेरिटेंस, हाइडिंग और पॉलीमॉर्फिज्म। इनहेरिटेंस का यूज हम डेटा का रीयूजेबिलिटी को करने के लिए, और हाइडिंग जैसे कि डेटा हाइडिंग और सिक्योरिटी को लेकर यूज करते हैं। फिर द मेन एम ऑफ वूप इज टू बाइंड टुगेदर द डेटा एंड द फंक्शंस that operate on them so that no other part of the code can access this data except that function। इसमें हम डेटा मेंबर और हमारे मेंबर फंक्शंस को एक साथ एक सिंगल यूनिट के अंदर बंडलिंग करते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि रैप अप करते हैं। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, ऑब्जेक्ट, क्लास और अब्स्ट्रैक्शन। सबसे पहले आता है हमारा क्लास। तो ये क्लास के बारे में हम जानते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ C++ दैट लीड्स टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ क्लास। फिर है इट इज़ अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप which holds its own data members and the member functions। क्लास बेसिकली एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है जो कि कुछ डेटा मेंबर्स और कुछ मेंबर फंक्शंस को कंसिस्ट करता है, विच कैन बी एक्सेस एंड यूज बाय क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास। क्लास के किसी भी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को यूज करने के लिए हमें उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, जिसे हम इंस्टेंस भी बोलते हैं। अ क्लास इज लाइक अ ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट। आइए कोड की हेल्प से हम क्लास और ऑब्जेक्ट को समझते हैं। हमारा एक्सटेंशन .cpp है, क्योंकि हम cpp लैंग्वेज में कोड कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा हेडर फाइल, फिर हमारा मेन फंक्शन, अपने क्लास को बनाते हैं। क्लास बनाने के लिए सबसे पहले हम क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं। हम क्लास पर्सन बना रहे हैं। एक्सेस मॉडिफायर अभी के लिए पब्लिक है। इसके अंदर उस पर्सन का कुछ नाम होगा, फिर कुछ उसका एज होगा, फिर एक फंक्शन लिखेंगे इसके अंदर जो कि उसका डिटेल्स देगा हमको। तो वाइड गेट डिटेल्स, जो कि नेम प्रिंट करेगा, और फिर उसका एज प्रिंट करेगा। और अब हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्लास पर्सन के लिए हम पर्सन, फिर उसका ऑब्जेक्ट जैसे कि P1। अब हम P1 को कुछ नाम देना चाहते हैं, तो P1 डॉट नेम इक्वल टू, फिर उसको कुछ एज देना चाहते हैं, तो P1 डॉट एज, और फिर हम उस क्लास के अपने फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं कुछ इस तरह। आइए इसको रन करते हैं, फिर इसको और अच्छे से समझते हैं। हमने यहाँ यूजिंग नेम स्पेस यूज नहीं करा, जिसके कारण ये एरर आ रहा है। तो यहाँ हमें अपने पर्सन P1 का मिल चुका है डिटेल्स। अब समझते हैं इसको। सबसे पहले हमने एक क्लास बनाया है जो कि एक एज ए ब्लूप्रिंट काम कर रहा है इसके ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे कि ये P1 ऑब्जेक्ट है,
जब तक इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, इस क्लास का कोई यूज नहीं है और ना ही कोई इसका महत्व है। एक क्लास को यूज करने के लिए हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू उसके अंदर के डेटा मेंबर्स और उसके फंक्शंस को हम यूज करते हैं। एक क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम चाहें तो एक और यहाँ हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, पर्सन P2। इसको भी कुछ हम नाम दे सकते हैं, इसका भी कुछ हम एज सेट कर सकते हैं, और फिर हम इसके थ्रू भी उस मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। देखिए ये भी आ चुका है हमारे पास डिटेल्स। यही होता है क्लास और ऑब्जेक्ट। अब समझेंगे हम इनकैप्सुलेशन क्या होता है। इनकैप्सुलेशन के बारे में हमने जाना था कि किसी भी क्लास के अंदर हम डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक सिंगल यूनिट के अंदर बंडल अप करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने एक ही क्लास के अंदर फंक्शन भी लिखा है और इसके अंदर कुछ मेंबर्स भी है, मतलब डेटा मेंबर्स भी हैं। ये पूरा एक एज अ सिंगल यूनिट यहाँ पे ट्रीट हो रहा है। यही है हमारा इनकैप्सुलेशन। डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं हम इनकैप्सुलेशन का। तो यहाँ लिखा हुआ है कि in normal terms, encapsulation is defined as wrapping up data and information under a single unit, जो कि अभी हमने किया था। In object-oriented programming, encapsulation is defined as binding together the data and the functions that manipulate them. तो encapsulation को हमने समझा अभी। फिर आगे देखते हैं abstraction. Data abstraction is one of the most essential and important feature of object-oriented programming in C++. Abstraction means displaying only essential information and hiding the details. Data abstraction refers to the providing only essential information about the data to the outside world, hiding the background details of the implementation. ये इस एग्जांपल में हम कुछ चेंजेस करते हैं और abstraction को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक फंक्शन लिख रहे हैं हम set details, 2 पैरामीटर लेगा, एक नेम के लिए और एक एज के लिए। यहाँ हमें एरो यूज करना होगा। इस फंक्शन का काम है कि आए हुए जो भी हमारा नेम और एज है उसको सेट करना, और इस फंक्शन का काम है हमें प्रिंट करके देना। तो अगर हम इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पर्सन P1 ऑब्जेक्ट, और फिर हम P1 के साथ सेट डिटेल्स को कॉल करते हैं और इसको एक स्ट्रिंग प्रोवाइड करते हैं और एक एज के लिए कोई नंबर, और फिर हम P1 गेट डिटेल्स को कॉल करते हैं। तो हमें नहीं पता है कि ये जो फंक्शन है सेट डिटेल्स वो बिहाइंड द सीन कैसे काम कर रहा है, कैसे नहीं। हमने बस इसे एक नाम और एक एज प्रोवाइड किया और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये फंक्शन हमें हमारा जो भी है डिटेल्स वो सेट कर देगा, और फिर हम P1.get डिटेल्स को कॉल कर रहे हैं, इससे भी उम्मीद लगा रहे हैं कि ये हमारा जो भी डिटेल्स है वो प्रिंट करके देगा। तो आइए इसे रन करते हैं। तो इसमें एरर आ रहा है। एरर आने की वजह है यहाँ पे हमने इसका एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक नहीं किया है। अब ये पब्लिक है तो क्लास के बाहर भी इसे हम एक्सेस कर सकते हैं। अब इसे फिर से रन करते हैं तो हमारा नेम और एज मिल चुका है। यही होता है डेटा अब्स्ट्रैक्शन। यूजर को नहीं पता है कि हाँ ये फंक्शन है, ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है, कैसे नहीं। यहाँ एक पॉइंट था कि अ क्लास कैन डिसाइड विच डेटा मेंबर विल बी विजिबल टू द आउटसाइड वर्ल्ड एंड विच इज़ नॉट। तो इसको हमने अभी देखा, एक्सेस स्पेसिफायर की मदद से हम किसी भी डेटा को अनएक्सेसिबल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ हमने प्राइवेट कर दिया तो अब ये स्ट्रिंग नेम और एज क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं था, और ये पब्लिक है इसलिए हमारा जो भी मेंबर फंक्शन है वो क्लास के बाहर भी एक्सेसिबल है। इसके बाद एक और है अब्स्ट्रैक्शन इन हेडर फाइल्स। इसमें लिखा हुआ है कि वन मोर टाइप ऑफ अब्स्ट्रैक्शन इन C++ कैन बी हेडर फाइल्स। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द पावर मेथड present in math.h header file. Whenever we need to calculate the power of a number,
we simply call the function pow present in the mat.h header file and pass the numbers as argument without knowing the underlying algorithm according to which the function is actually calculating the power of numbers. इसका मीनिंग यही है कि इस हेडर फाइल के अंदर mat.h के अंदर एक हमें मेथड मिलता है पाव, जो कि हमें बेसिकली दो नंबर मतलब एक नंबर के ऊपर का जो पावर होता है वो कैलकुलेट करके देता है। हमें नहीं पता कि वो बिहाइंड द सीन कैसे कर रहा है, उसका एल्गोरिदम क्या लिखा हुआ है, क्या कोडिंग है। हम बस उसको यूज़ करते हैं और आउटपुट लेते हैं। जैसे कि देखिए कोड करते हैं अभी, किसी नंबर का पावर चाहते हैं, जैसे कि 2⁴ आउटपुट 16 आना चाहिए। तो इसके लिए हमें पहले math.h हेडर फाइल इंक्लूड करना होगा, math.h। तो अब हम होपफुली उम्मीद कर रहे हैं कि ये मेथड हमें हमारा आउटपुट ला कर देगा। हमें नहीं पता कि बिहाइंड द सीन क्या कोडिंग है क्या नहीं है। आइए इसे रन करते हैं और आउटपुट देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं। तो देख सकते हैं हम अपना आउटपुट पा चुके हैं 16। तो यही होता है अब्स्ट्रैक्शन। आइए अब हम आगे समझते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। इसका कुछ डेफिनेशंस लिखा हुआ है। द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स हैविंग मैनी फॉर्म्स, मतलब कोई ऐसा चीज़ जिसका बहुत सारे फॉर्म्स हो। In simple words, we can define polymorphism as the ability of a message to be displayed in more than one form. लिखा हुआ है कि a person at the same time can have different characteristics. Man at the same time is a father, a husband, and an employee. So the same person possesses different behavior in different situations. This is called polymorphism. इसको भी हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। इसको हम हटाते हैं, फिर से अपना हेडर using namespace cd main function return 0 और अपना क्लास लिखते हैं। जैसे कि एक क्लास है कैलकुलेशन, इसके अंदर हम 3 डेटा मेंबर ले रहे हैं, जैसे कि x, y और z। और पब्लिक विजिबिलिटी के साथ हम एक मेथड लिखते हैं जो कि इनका सम करेगा, वाइड सम इंट a, इंट b। x के अंदर हमने a को असाइन किया, y के अंदर हम b को, और हम इसे प्रिंट कर रहे हैं x और y के सम को। अब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कैलकुलेशन C1 के थ्रू हम सम फंक्शन को कॉल करेंगे। इसे 2 आर्गुमेंट देंगे, जैसे कि 5, 5। अब देख सकते हैं सम का वैल्यू 10। अब एक और मेथड इसी के अंदर लिख रहे हैं, वाइड सम, जो कि इस बार 3 आर्गुमेंट लेगा। और फिर इनका सम प्रिंट करेगा, सी आउट सम ऑफ ऑल गिवन इंटीजर्स a प्लस b प्लस c। आइए इसको भी हम इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं, वाइड सम। 3 आर्गुमेंट देंगे, 5, 6, 7। इसको रन करते हैं, 5 + 6 11 + 7 18। तो हमारा आउटपुट आ चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों फंक्शन का नाम सेम ही है, सेम नेम का फंक्शन है, लेकिन डिफरेंट सिचुएशंस पे काम कर रहा है। जब इसे हम 2 पैरामीटर दे रहे हैं, ये वाला फंक्शन काम कर रहा है, और जब हम 3, तो फिर यही होता है पॉलीमॉर्फिज्म। सेम नेम लेकिन डिफरेंट सिचुएशंस के बेसिस पे डिफरेंट टास्क करना। तो ये था पॉलीमॉर्फिज्म के एक टाइप फंक्शन ओवरलोडिंग का एग्जांपल, जिसमें नेम सेम होता है फंक्शन का, लेकिन नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं, और उन्हीं नंबर ऑफ पैरामीटर के हिसाब से डिफरेंट सिचुएशन पे ये फंक्शंस कॉल होते हैं। आइए डॉक्यूमेंटेशन पे देखते हैं और क्या है। एक और है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये भी एक टाइप है पॉलीमॉर्फिज्म का, जिसमें हम
सेम ओवरलोडिंग को समझने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल होता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने का। तो हमने इसका प्रोग्राम यहाँ लिख रखा है, आइए इसे समझते हैं। यहाँ एक क्लास है कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर दो डेटा मेंबर है, रियल और इमेजिनरी। फिर हमने हमारे प्लिक के अंदर एक कॉन्स्ट्रक्टर बनाया है जो कि इसे इनिशियलाइज करेगा। फिर हमने एक फंक्शन लिखा है कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर प्लस, ये ओवरलोडिंग का बेसिक सिंटेक्स होता है। यहाँ हमें लिखना होता है फंक्शन का रिटर्न टाइप, फिर बीच में ऑपरेटर, और जिस ऑपरेटर को ओवरलोड करना चाह रहे हैं वो ऑपरेटर का सिंबल। इसके अंदर एक पैरामीटर है और हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं अपने कैलकुलेशन को, जो कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैलकुलेट कर रहा है। फिर हमने यहाँ एक डिस्प्ले फंक्शन लिखा है। यहाँ हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है कॉम्प्लेक्स का num1, जिसके अंदर दो आर्गूमेंट हम पास कर रहे हैं। फिर एक और ऑब्जेक्ट है num2, जिसके अंदर भी हम दो आर्गूमेंट पास कर रहे हैं। फिर यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाया है कॉम्प्लेक्स टाइप का रिजल्ट, जिसके अंदर हम दो ऑब्जेक्ट को ऐड कर रहे हैं। ओवरलोडेड ऑपरेटर की हेल्प से हम अपने दो ऑब्जेक्ट को भी ऐड कर पा रहे हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर पा रहे हैं। यही होता है एडवांटेज ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, और कह सकते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म का। आइए इसे रन करते हैं। अब देख सकते हैं हमें हमारा आउटपुट मिल चुका है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम हमें मिल चुका है। तो हमने इसमें समझा कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, फिर फंक्शन ओवरलोडिंग भी हमने देखा। अब हम समझेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। आइए इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। द कैपेबिलिटी ऑफ अ क्लास टू डिराइव प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। Inheritance is one of the most important feature of object oriented programming. आप देख सकते हैं यहाँ एक सुपर क्लास है एनिमल, और फिर उससे तीन क्लास डिराइव हुए हैं डॉग, कैट और काऊ। हमें पता है कि डॉग का कुछ ना कुछ बोलने का तरीका होगा, जैसे कि हम जानते हैं बार्क। कैट का भी कुछ ना कुछ होगा और काऊ का भी होगा। तो हम अपने एनिमल क्लास में एक डेटा मेंबर दे सकते हैं जैसे कि साउंड। वो साउंड इन तीनों क्लासेस में इनहेरिट होगा। फिर जैसे कि आप जानते हैं कि इन तीनों में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होगी, जैसे कि वेट, तीनों का कुछ ना कुछ वेट होगा, तीनों का कुछ ना कुछ कलर होगा। यही होता है कि सुपर क्लास में हम ऐसे उनके सब क्लासेस में यूज होंगे। आइए इसे कोड के थ्रू समझते हैं। तो हमने लिखा है अपना इनहेरिटेंस का कोड, जिसमें आप देखिए एक क्लास है एनिमल, जो कि बेस क्लास है। इसके अंदर दो डेटा वेरिएबल है, नेम और वेट। इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है जो कि नेम और वेट को इनिशियलाइज कर रहा है, और एक डिस्प्ले मेथड है जो कि एनिमल के नेम और वेट को डिस्प्ले करेगा। फिर हमने एनिमल क्लास से एक और क्लास डिराइव किया है जो कि है कैट, क्लास कैट। ये हमारे एनिमल क्लास का सब क्लास है। इसके अंदर भी एक कंस्ट्रक्टर है और एक मेथड है मेक साउंड। फिर एक डॉग क्लास है, ये भी इनहेरिट हुआ है एनिमल क्लास से। इसके अंदर भी कंस्ट्रक्टर है और एक मेथड है मेक साउंड। फिर सेम वही एक और क्लास है काऊ, वो भी एनिमल क्लास से ही हुआ है इनहेरिट। उसके अंदर भी एक कंस्ट्रक्टर है और एक मेक साउंड। फिर हमने अपने मेन फंक्शन के अंदर तीनों क्लासेस के एक एक ऑब्जेक्ट बनाए हैं, उनको कुछ आर्गूमेंट्स पास किए हैं, और फिर हर ऑब्जेक्ट के लिए डिस्प्ले मेथड और मेक साउंड हम कॉल कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने डिस्प्ले मेथड को सिर्फ एक बार लिखा है अपने एनिमल क्लास के अंदर, और उसको हम हर उसके इनहेरिटेड क्लास के अंदर यूज कर पा रहे हैं। जैसे कि हमने कैट क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ भी इसको यूज किया है डिस्प्ले को, फिर डॉग क्लास के जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ भी यूज किया है, और सेम जो काऊ का ऑब्जेक्ट है उसके साथ भी यूज किया है। यही होता है इनहेरिटेंस का एडवांटेज। हमारा 4 पिलर ऑफ ऊप को हमने समझा, जिसमें हमने इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म को समझा। सबके एक एक एग्जाम्पल देखे। अब आइए अपने डॉक्यूमेंटेशन में देखते हैं और क्या है।
अब इसके कुछ एडवांटेजेज हैं, इसमें मॉड्यूलरिटी एंड रीयूजेबिलिटी। तो अभी हमने देखा कि हम कोड को एक क्लास में लिखा हमने, फिर इसको डिफरेंट क्लासेस में हमने यूज किया। यहाँ लिखा हुआ है कि ऊप प्रमोट्स मॉड्यूलरिटी थ्रू क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट अलाउिंग फॉर कोड यूजेबिलिटी। जैसे कि हम कोई क्लास बनाते हैं तो उसका यूज उसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना के करते हैं, बार बार हमें क्लास नहीं बनाना होता है। फिर है डेटा इनकैप्सुलेशन। ऊप इनसुलेट्स डेटा विद इन ऑब्जेक्ट इन्हेंसिंग द डेटा सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी। इनकैप्सुलेशन को हमने बहुत अच्छा समझा, जिसमें हमने एक ही क्लास के अंदर कुछ मेथड्स और डेटा मेंबर्स दोनों को इनकैप्सुलेट किया और फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू उनको यूज किया। इनहेरिटेंस को समझा हमने, फिर हमने पॉलीमॉर्फिज्म को समझा और फिर अब्स्ट्रैक्शन को भी समझा। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अब तक हमने प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दोनों को काफ़ी अच्छे से समझा। कौन सी अप्रोच कहाँ यूज़ करनी है ये आपके प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। आइए इन दोनों के बीच एक क्लियर कंपैरिजन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अप्रोच के ऊपर। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एक फंक्शन बेस्ड अप्रोच है, जिसमें प्रोग्राम को छोटी छोटी फंक्शंस में तोड़ दिया जाता है। जैसे कि आप इस कोड को देखें, इसमें हमने सबसेट के लिए एक अलग से फंक्शन बना रखा है, एडिशन के लिए एक अलग से। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऑब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच है, जिसमें डेटा और फंक्शंस को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे आप इसी एग्जांपल को देखते हैं, तो इसमें हमने ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा को ऑर्गेनाइज किया है। अब बात करते हैं डेटा हैंडलिंग की। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में डेटा और फंक्शंस अलग अलग होते हैं, इस वजह से डेटा के मिसयूज का रिस्क ज़्यादा होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमने देखा इनकैप्सुलेशन के थ्रू डेटा को ऑब्जेक्ट के अंदर सिक्योर रखा जाता है। अब बात करते हैं कोड रीयूजेबिलिटी के ऊपर। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में कोड रीयूज करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि फंक्शंस लूजली कनेक्टेड होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से कोड रीयूजेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे कि इसी में आप देख सकते हैं, हमने यहाँ एक बार ये फंक्शन लिखा इस क्लास के अंदर, फिर हमने इसके जितने भी सब क्लासेस है सब में उस फंक्शन का यूज लिया। यही होता है रीयूजेबिलिटी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको कुछ समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।